हेलो, नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है कुछ प्रश्न सोल्व कराए थे। ये हमारा डाउट सेशन जो है ये पार्ट 3 है, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पर ये प्रश्न जो है मैंने आपको घर से सोल्व करने के लिए दिया था। आपने सोल्व किया होगा और आपने सोल्व किया है तो उसका जो है रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में देना था, ठीक है। बाकी यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको इस वीडियो में ये करा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए हम करेंगे क्या, इसमें हम दोनों साइड जो है इसका स्क्वायर कर देते हैं। जैसे हम इसका दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर की साइड से तो वर्गमूल हमारा हट जाएगा। अब देखिए इसमें हमें ए और बी का मान कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें। और इसमें देखिए यहाँ पर ये 21 माइनस का 12 √3 हो गया। और ये बराबर की साइड जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर हो गया, प्लस के अंदर ये हमारा जो है 3b स्क्वायर हो जाएगा। और ये प्लस के अंदर 2ab और ये √3 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, रेशनल और इरेशनल पार्ट जो आपके पास यहाँ पर हैं उनका कंपैरिजन आप यहाँ पर करेंगे। ये आपके पास यहाँ पर रेशनल पार्ट है और ये भी रेशनल पार्ट, और ये आपके पास इरेशनल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें कंपैरिजन जब कराएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है a² + 3b² इक्वल टू जो है आपके पास 21 हो जाएगा। और यहाँ पर एक इक्वेशन और बनेगी। इसमें देखिए यहाँ पर ये √3 आपके पास यहाँ पर क्या है, इरेशनल यानी कि अप्रिमेय संख्या। इसके गुणांक में देखिए यहाँ पर आपको 12 दिखाई पड़ रहा है और इसके गुणांक में यहाँ पर 2ab दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, ये माइनस का चिन्ह साथ में लेना है। ये माइनस का 12 और ये 2ab है, तो यहाँ पर 2ab बराबर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए इसमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये जो है आपके पास, एक सेकेंड, ये तो आपका जो है -12 है तो ये ab बराबर -6 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप इसमें b बराबर कैलकुलेट कर लेंगे तो b बराबर जो है -6 डिवाइडेड बाय a आ जाएगा। बोथ साइड आप इसमें स्क्वायर करेंगे तो b² जो है ये -6 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 36 हो गया, बट्टे में a² हो जाएगा। तो b² बराबर हमें 36 बट्टे a² मिल गया, ठीक है। ये मान हम इसमें पुट करा देंगे यहाँ पर b² की जगह। तो यहाँ पर आपके पास जो आपके पास बनेगा वो 3 इंटू में b², ये सॉरी यहाँ पर 36 और बट्टे में a² हमने यहाँ पर रख दिया। और इसके बाद यहाँ पर बराबर की साइड 21 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को जो है a² से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर a की पावर 4 हो गया, यहाँ पर a² बट्टे में से कट जाएगा। और ये देखिए आपके पास यहाँ पर 21a आपके पास स्क्वायर बनेगा, ठीक है। 21a² जो है हम इधर की साइड लेकर आ जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 21a²। और ये 36 या 108 हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस में होगा, ठीक है। और बट्टे में से a² तो कट ही जाएगा, हमने a² से पूरी इक्वेशन को गुणा कराया। ये आपके पास द्विघात समीकरण बन चुकी है। हालांकि देखिए ये आपको दिखाई नहीं पड़ रही होगी द्विघात समीकरण। देखिए अगर मैं यहाँ पर a की घात 4 जो है, यहाँ पर a की घात 2 को जो है मैं यहाँ पर x मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a की घात 4 यहाँ पर है, इसको आप लिख सकते हैं a² की पावर 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। a² को आपने x माना तो x का स्क्वायर हो जाएगा, तो a की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x² लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने x² लिखा और यहाँ पर a² को तो हमने x मान लिया था तो 21x हो जाएगा प्लस का 108 बराबर 0। अब ये द्विघात आपको समीकरण जो है दिखाई पड़ रही होगी। अब देखिए इसको मैं यहाँ पर सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ। जब हम इसको सिंप्लीफाई यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर जो है ये सारा सब कुछ मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। एक सेकेंड, ये द्विघात समीकरण हमारी पड़ी रहने देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो है यहाँ पर 12 नमा 108 होता है और 12 21 भी होता है, दोनों हमें माइनस में लेना है। ये आपको सोल्व करना आती होगी, ठीक है। ये -9x ऐसे लिख लिया और ये हमारे पास 108 हो गया प्लस का ये बराबर 0। अब जैसे हमने यहाँ पर x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x - 12 बच गया। यहाँ पर -9 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x - 12 बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x - 12 आपका कॉमन दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर जो है x - 9 बच गया और ये बराबर 0। x के दो हमारे पास यहाँ पर 2 मान आ जाएंगे, एक तो +12 और एक +9, ठीक है। जैसे हमारे पास x के 2 मान आए हैं तो हम यहाँ पर जो है a के मान पता कर सकते हैं। भाई a² बराबर x है तो a बराबर क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप एक x का मान 12 लें और 9 लें तो a के 2 मान यहाँ पर आ जाएंगे।
भाई 12 रखेंगे तो ये हमारा जो है 2√3 आ जाएगा, और जैसे ही 9 रखेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ए के मान कितने आ गए? 2 मान आ चुके हैं, ठीक है। अब जैसे आपके पास ए के 2 मान आ चुके हैं, आपने क्या माना था पीछे यहाँ पर? भाई यहाँ पर देख सकते हैं ये ए बी बराबर आपके पास यहाँ पर -6 था। ये वाली इक्वेशन अगर हम यहाँ से उठाएं तो यहाँ पर बी का मान हमारे पास आ जाएगा। भाई ए बी बराबर हमारे पास कितना है? -6। जैसे हम यहाँ पर ए का मान क्या रखते हैं? 2√3 रखते हैं, तो यहाँ पर बी का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? भाई यहाँ पर जैसे हम बी बराबर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो है 2 से कटेगा 3 बार, ठीक है, और 3√3 -3√3 हमारे पास ये बी का मान आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, ये 2 से डिवाइड हो गया और ये हमारे पास जो है 2 से डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर -3 आ गया, ठीक है। अब √3 से डिवाइड करेंगे तो ये -√3 आएगा हमारे पास, ठीक है, बी का मान। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर आप ए बी बराबर -6 है, अगर आप यहाँ पर ए का मान 3 लेते हैं, तो यहाँ पर ए का मान 3 लेते हैं तो बी का मान हमारे पास 3 दूनी का 6 -2 आ जाएगा। बी का मान कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो ए और बी के मान हमारे पास 2 आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर पेयर देखते हैं, तो यहाँ पर ए और बी के मान देखिए, अगर हम इरेशनल नंबर लें यानी कि अपरिमेय संख्या हम यहाँ पर लें, तो यहाँ पर ये जो है पेयर हमारे पास जो बनेगा 2√3 और ये -√3, ठीक है। और एक पेयर हमारे पास जो बनेगा ए और बी के मानों का, अगर हम यहाँ पर रेशनल नंबर लें 3 और 2, तो ए का मान 3 है तो बी का मान -2 है। ये मान हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें जो कैलकुलेट करना वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमसे इसका मान पूछा गया था 2a + का 3b, भाई इसके भी हमारे पास 2 मान निकल कर आएंगे। अगर हम यहाँ पर ए और बी के मान ये वाले लेते हैं तो यहाँ पर 2 × में हो गया 2√3 माइनस का रूट, ये आपके पास यहाँ पर 3 × में बी का मान √3 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस में था तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 4√3 में से आप यहाँ पर 3√3 घटाएंगे तो ये √3 हमारे पास आएगा, और एक मान हमारे पास हो जाएगा 2 × में, अगर हम ये वाला जोड़ा यहाँ पर लेते हैं तो 2 × में 3 रखेंगे और यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा 3 × में 2, ठीक है। तो यहाँ पर 6 - का 6 बनेगा यानी कि बराबर 0। अब देखिए √3 तो हमारा ऑप्शन में है नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे, और यहाँ पर 0 अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन में हमें दिखाई पड़ रहा है, आंसर लगा दीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए 15 संख्याओं का औसत बताया गया 23 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि की जाती है तो नया औसत आपको ज्ञात करके बताना है, क्या होगा। इसमें देखिए यहाँ पर ये जो संख्या आपके पास दे रखी है, भाई प्रत्येक में 3 की वृद्धि हो रही है तो औसत भी हमारा 3 से बढ़ जाएगा, यानी कि 23 है तो 3 से बढ़ाएंगे तो यानी कि 26 हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था, कुछ लिखने की आवश्यकता थी नहीं। बाकी यहाँ पर देखिए 23 था तो 3 यूनिट से बढ़ जाएगा, 26 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है एवरेज, ठीक है। अदरवाइज आप इसको बेसिक से बना सकते हैं। भाई 15 संख्या है तो 15 × में 23 करते हैं, आपके पास यहाँ पर ये टोटल आ गया 15 संख्याओं का टोटल आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि की जाती है, यानी कि टोटल 15 संख्या है तो 15 × में 3 का इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो संख्याएं तो हमारे पास 15 ही थी, यहाँ पर 15 का आप डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास एवरेज आ जाएगा। आप 15 ऊपर से कॉमन लेकर काट दें तो यहाँ पर 23 + का 3 ही तो बचेगा और ये बराबर 26। बस इसी चीज़ को यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया जाता। इसमें देखिए किसी विशिष्ट दुकान में जो है लाभ लागत का 380% आपको यहाँ पर बताया गया। यदि लागत में 20% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, यहाँ पर आपको ये बताना। देखिए यहाँ पर लाभ की बात हो रही है, और लाभ कब होता है? जब सेलिंग प्राइस जो है क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये प्रॉफिट होगा, और ये प्रॉफिट जो है लागत मूल्य आपको जो बताया गया, भाई लागत मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस CP से ही लिख लेते हैं, ठीक है। इसका 380% आपको यहाँ पर बताया गया, तो आप यहाँ पर 380% कैलकुलेट करें तो 38/10, 10 की आप इधर गुणा कराएंगे तो ये माइनस का 10 CP आएगा, जो कि इधर आकर इस 38 CP में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 SP = जो है 48 CP आ जाएगा, और यहाँ पर SP और CP का जब आप यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका जो है 48/10 यानी कि 24:5 जो है आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है।
रेशियो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के अंदर, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर सेलिंग प्राइस 24x है तो कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका यहाँ पर 5x हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या बोला गया है कि लागत में 20% की वृद्धि हो जाती है और विक्रय मूल्य आपका सेम ही रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है। तो अब जो नया सेलिंग प्राइस है SB डैश से लिख देते हैं और यहाँ पर नया कॉस्ट प्राइस है CP डैश से लिख देते हैं। ये हमारे पास इनका रेशियो क्या होगा, देखिए बट्टे में CP जो है आपके पास यहाँ पर 5x था। इसमें क्या होता है कि 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी कि पहले 5 था तो अब यहाँ पर जो है 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि आप इसका 6/5 कैलकुलेट कर लेंगे। बट यहाँ पर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य जो है वो आपका स्थिर ही रहता है, सेम ही रहता है, यानी कि 24x है तो 24x ही रहेगा। x से x कट गया, 5 से 5 कटेगा, 6 का 24 में डिवाइड करेंगे 4 बार चला जाएगा, यानी कि 4:1 जो है अब आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 यूनिट की वस्तु जो है 4 यूनिट में बेची जा रही है, यानी कि 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ कितने पर। तो यहाँ पर ये आपको प्रॉफिट जो है विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है ये बताना था, यानी कि विक्रय मूल्य पर इसकी गणना करनी है। तो आप बट्टे में 4 रखेंगे और गुणा 100 कराएंगे तो 75% जो है आपके प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट जवाब हो सकता है। अब इसमें देखिए एक व्यक्ति ने जो है 39,000 रुपये की एक राशि उसके पत्नी 5 बेटों और 4 बेटियों के बीच बांटे जाने के लिए छोड़ा। यदि प्रत्येक बेटियों द्वारा प्राप्त की गई राशि का 3 गुना राशि प्राप्त करते हैं और प्रत्येक बेटियां उनकी माँ द्वारा प्राप्त की गई राशि का 2 गुनी राशि प्राप्त करते हैं तो पत्नी का हिस्सा आपको यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर ये जो बेटे हैं इनको मैं एस सन से लिख रहा हूँ और ये जो बेटियां हैं इनको डी मैं डॉटर से लिख रहा हूँ और यहाँ पर वाइफ जो है उसकी पत्नी उसको मैं यहाँ पर डब्ल्यू से लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर बोला गया है कि उनकी माँ द्वारा प्राप्त की गई राशि का 2 गुना राशि प्राप्त करते हैं कौन, प्रत्येक बेटियां, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये 1 यूनिट राशि प्राप्त करते हैं तो ये 2 गुना यानी कि 2 यूनिट राशि प्राप्त करेंगे और इसका 3 गुना यहाँ पर जो है बेटे प्राप्त कर रहे थे, यानी कि 2 का 3 गुना करेंगे तो 6 यूनिट यहाँ पर बेटे प्राप्त कर रहे थे। अब इनकी संख्या देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न में आपसे यहाँ पर संख्या जो है वो कितनी बताई गई है, तो बेटों की संख्या जो है वो आपको यहाँ पर 5 बताई गई है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और बेटियों की संख्या 4 बताई गई है और यहाँ पर पत्नी तो 1 ही होगी, ठीक है। और यहाँ पर आप इनका गुणा जब कराएंगे तो ये आपके पास है 30:8:1 जो है आपके पास यहाँ पर इनके हिस्सों का अनुपात बनेगा, ठीक है। टोटल करेंगे ये 39 यूनिट का आपके पास यहाँ पर राशि बन रही है, जबकि प्रश्न में यहाँ पर ये राशि बताएगी कितनी 39,000, यानी कि डेटा आपको यहाँ पर 1000 गुना दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है पत्नी का हिस्सा बताना था, यानी कि ये भी यहाँ पर 1 यूनिट ना होकर 1000 गुना हो जाएगा, यानी कि इसका हिस्सा कितना होगा 1000 रुपये का होगा, ठीक है। इसमें देखिए 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं और उन पर आने वाली संख्याओं का योग लिख लिया जाता है। क्या प्रायिकता है कि योग 12 है। अब देखिए यहाँ पर आपने छोटी कक्षाओं में प्रायिकता पढ़ा होगा तो फॉर्मूला जो होता है वो यहाँ पर प्रायिकता का होता है NE और डिवाइडेड बाय NS। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला ऐसे होता है कि यहाँ पर प्रायिकता बराबर होता है कि कुल यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या और बट्टे में कुल संभावित परिणामों की संख्या यहाँ पर बट्टे में रखते हैं और अनुकूल परिणामों की संख्या जो है आप यहाँ पर ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर योग जो है दोनों मतलब पासों पर जो अंक प्राप्त हो रहे हैं उनका योग हमारे पास क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए और यह तभी पॉसिबल है जब दोनों पासों पर 6 और 6 हों, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी वो आप यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल 6 अंक थे और दूसरे पासे पर भी 6 अंक, 6 इंटू में 6 करेंगे यानी कि 36 संभावना हो जाएगी। मैं यहाँ पर ये बना के बता रहा हूँ। देखिए पहले पासे पर अगर 1 है और तो दूसरे पर भी 1 यह हो सकती है एक संभावना, ठीक है। दूसरी यहाँ पर पहले पासे पर 1 तो दूसरे पर 2 और पहले पर अगर 1 है तो यहाँ पर जो है दूसरे पर 3, ठीक है। और पहले पर 1 तो दूसरे पर 4 और पहले पर 1 तो दूसरे पर 5 और पहले पर 1 तो यहाँ पर दूसरे पर 6, ठीक है। तो टोटल ये हमारे पास 6 संभावनाएं हो गई। इसी तरह से यहाँ पर पहले पर 2 तो दूसरे पर 1 और पहले पर 2 तो दूसरे पर 3 और पहले पर 2 तो दूसरे पर ये जो एक सेकंड यहाँ पर ये एक बीच में छूट चुका, यहाँ पर ये दूसरे पर भी 2 और यहाँ पर ये दूसरे पर 3, ठीक है। और यहाँ पर जो है पहले पर 2 तो दूसरे पर 4 और पहले पर 2 तो दूसरे पर 5 और पहले पर 2 दूसरे पर 6।
ये संभावनाएं हमारे पास बनती है। इसी तरह से यहाँ पर पहले पर 3, तो पहले दूसरे पर 1, ये इसी तरह से ऐसे चलता जाएगा। 6 संभावनाएं ये हो जाएंगी, ठीक है। फिर पहले पर 4 तो दूसरे 1, ठीक है। तो ये इसी तरह से यहाँ पर 6 संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। पहले पर 5 तो दूसरे पर 1, फिर यहाँ पर पहले पर 5 तो दूसरे पर 2, इसी तरह से यहाँ पर 6 संभावनाएं बनेंगी। पहले पर 6 तो दूसरे पर 1, और इसी तरह से यहाँ पर भी टोटल 6 संभावनाएं बनाएंगे। और यहाँ पर लास्ट में जाकर जो है दोनों पासों पर 6 6 आएगा, ठीक है। तो योग तो हमारे पास सिर्फ यहीं पर 12 बनेगा, और किसी में भी योग जो है आपके पास यहाँ पर 12 नहीं बनेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? देखिए, एक पंक्ति में हमारे पास 6 संभावनाएं हैं, यानी कि परिणामों की संख्या 6 है। तो 2 3 और यहाँ पर 4 और ये 5 और 6 पंक्ति हमारे पास हो चुकी हैं। तो 6 गुणा में 6 करें यानी कि 36 हमारे पास कुल परिणामों की संख्या हो गई। और अनुकूल परिणामों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ ये वाली एक ही यहाँ पर बनती है। तो एक यहाँ पर आप ऊपर रखेंगे और बट्टे में यहाँ पर कुल संभावित परिणामों की संख्या जो है बट्टे में रखेंगे, तो 1/36 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो खाली कंसेप्ट पता होना चाहिए था। बाकी यहाँ पर ये मतलब इतना ज़्यादा नहीं है कि इसमें ऐसा आप करके देखोगे, ये डायरेक्ट आपको आंसर दिखाई पड़ रहा था 1/36, ठीक है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी में जो है ओ लंब केंद्र है और आई अंत केंद्र है। यदि एंगल बी आई सी माइनस एंगल बी ओ सी बराबर 90 डिग्री है, तो एंगल ए का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करके बताना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। यह हमारे पास जो है ए बी सी एक ट्राइंगल है, और इसमें जो है ओ इसका लंब केंद्र बताया गया। यानी कि अगर हम यहाँ पर इसके शीर्ष लंब खींचे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो शीर्ष लंब हैं, ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे वो हमारे पास क्या होता है? लंब केंद्र होता है, आपको पता होगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर जो है शीर्ष लंब यहाँ पर बनाए हैं, और ये शीर्ष लंब जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वो हमारे पास यहाँ पर लंब केंद्र होता है। और लंब केंद्र जो है आपको यहाँ पर ओ बताया गया, ठीक है, ये ओ हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए अंत केंद्र आई बताया गया, तो इसका अंत केंद्र जो है वो हम यहाँ पर मान लेते हैं, ये आई यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर इनको भी आपस में मिला देते हैं। तो बी को हमने आई से मिलाया, और यहाँ पर सी को भी हमने आई से मिलाया। तो यहाँ पर आपसे ये बोला गया कि एंगल बी आई सी जो है, और यहाँ पर एंगल बी ओ सी जो है, इनका डिफरेंस 90 डिग्री का है। तो एक चीज़ आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर एंगल बी आई सी, भाई यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कंसेप्ट। एंगल बी आई सी, अगर अंत केंद्र पर बना कोण हम यहाँ पर ये वाला कैलकुलेट करते हैं, तो ये 90 प्लस क्या होता है, एंगल ए जो है इसका 1/2 कैलकुलेट करके उसमें ऐड कर देते हैं। तो 90 प्लस एंगल ए डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, ये लंब केंद्र पर यहाँ पर जो कोण बनता है बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये हमारे पास एंगल बी ओ सी और प्लस एंगल ए अगर हम करते हैं इसके सामने का कोण एंगल ए, तो ये बराबर जो है हमारे पास 180 डिग्री का होता है। तो ये दो कंसेप्ट आपको यहाँ पर पता होने चाहिए थे। यहाँ से आप एंगल बी ओ सी बराबर कैलकुलेट करें तो ये बराबर जो है आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर 180 माइनस का एंगल ए हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू आप इसमें पुट करा देंगे, तो इसमें आप यहाँ पर रखेंगे तो ये 90 प्लस का एंगल ए डिवाइडेड बाई 2 हो गया, और माइनस के अंदर यहाँ पर 180 माइनस का एंगल ए रखेंगे, और ये बराबर की साइड 90 डिग्री। अब इसमें देखिए आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 80 सॉरी यहाँ पर ये 90 और यहाँ पर ये 180 कितना हो गया भाई, माइनस का 180 बनेगा, ठीक है। तो माइनस का 90 हो गया, इधर आकर प्लस हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और यहाँ पर ये एंगल ए डिवाइडेड बाई 2 है, और यहाँ पर ये प्लस का एंगल ए हो जाएगा, यानी कि एंगल 3A और डिवाइडेड बाई 2 ये हमारे पास ये बनेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास बराबर की साइड 180 डिग्री बन रहा था, तो 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए बराबर आपको 120 डिग्री दिखाई पड़ेगा, और यही आपको एंगल ए ज्ञात करके बताना था, ठीक है। अब इसमें देखिए 6 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, मतलब निर्मित करती है। यदि उसी वृत्त की दूसरी जीवा की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र पर जीवा द्वारा निर्मित कोण का माप आपको यहाँ पर ज्ञात करके बताना। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर जो है आपको एक वृत्त बताया गया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते। इसमें जो है आपको यहाँ पर एक जीवा बताई गई 6 सेंटीमीटर की। थोड़ी सी छोटी बना लेते हैं।
ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर की एक जीवा है, ठीक है। और यहाँ पर केंद्र से अगर हम इन बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पर ये इस वृत्त की त्रिज्याएं होंगी। अब त्रिज्याएं हैं तो यहाँ पर ये त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। और यहाँ पर देखिए केंद्र पर अंतरित कोण जो है ये 60 डिग्री का बताया गया है। अब ये 60 डिग्री है तो यहाँ पर ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, इन दोनों का योग कितना बचा, 120 डिग्री बचा। 120 डिग्री का आधा आधा करेंगे यानी कि ये भी 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। और तीनों कोण बराबर है, तीनों कोण बराबर किस में होते हैं, समबाहु त्रिभुज में होते हैं। यानी कि ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त की त्रिज्याएं कितनी आ चुकी हैं, 6-6 सेंटीमीटर की आ चुकी हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे प्रश्न में बोला गया कि एक जीवा और है जिसकी लंबाई आपको यहाँ पर जो है 6√3 सेंटीमीटर बताएगी, ठीक है। ये हमारे पास 6√3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई बताएगी। अब यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, इन बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो ये यहाँ पर इस वृत्त की त्रिज्याएं होंगी जो कि आपको यहाँ पर 6-6 की बताई गई, ठीक है। 6-6 हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये भी आपके पास सम द्विबाहु त्रिभुज बनेगा और सम द्विबाहु त्रिभुज में जो है ये वाले दो कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अगर ये थीटा है, थीटा मान ले या फिर अल्फा मान ले, कुछ भी मान ले, ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला पूरा कोण जो है हम थीटा मान लेते हैं। तो यही तो हमें पता करना है भाई 6√3 सेंटीमीटर द्वारा 6√3 सेंटीमीटर है जो वृत्त के केंद्र पर जीवा द्वारा निर्मित कोण का माप आपको यहाँ पर ज्ञात करके बताना है, यानी कि थीटा का मान आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस जीवा पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं इसके अंदर से, ठीक है। तो ये इसको लंबवत दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि 6√3 है तो ये 3√3 और ये 3√3 में यहाँ पर बंट जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज में आप यहाँ पर इस त्रिभुज की हाइट कैलकुलेट करें तो यहाँ पर जो है आप क्या करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस का यहाँ पर बेस का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हाइट जो आपके पास आएगी अंडर के अंदर 6 का स्क्वायर, हाइपोटेनस यहाँ पर 6 है तो 6 का स्क्वायर माइनस ये जो आपके पास यहाँ पर भुजा है 3√3, इसका स्क्वायर करके हम इसमें से माइनस कर दें। अंडर के अंदर 36 माइनस का यहाँ पर 9 27 हो जाएगा। अंडर के अंदर 9 बचेगा, 9 का मतलब 3 हो जाएगा। ये हमारे पास 3 आ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आप यहाँ पर थीटा का मान कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं आपके पास हों तो यहाँ पर एरिया और इनके बीच का कोण हो तो एरिया कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास दोनों भुजाओं का गुणनफल 6 इंटू में 3√3 हो जाएगा और इंटू में साइन थीटा का मान यहाँ पर अल्फा है, मतलब कोण अल्फा है तो साइन अल्फा रखेंगे। ये हमारे पास इस पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर जो है आपके पास ये वाली भुजा जो है पूरी ले लेते हैं। ये वाली भुजा जो है हमारे पास, एक सेकेंड, ये वाली भुजा ना लेकर हम यहाँ पर ये वाली भुजा लेंगे 6√3, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 है और यहाँ पर ये 6√3 है, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण अल्फा है तो 6 इंटू में 6√3। देखिए हो तो इससे भी जाएगा बट वो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इधर की साइड ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है उसमें भी आपको यही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इस पूरे ट्रायंगल के अंदर लगा दे रहा हूँ। इसमें देखिए यहाँ पर ये आपके पास 6√3 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ पर इंटू में साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। बीच का कोण यहाँ पर अल्फा है। अब यहाँ पर ये इस पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल आ चुका है और इस पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई होता है। आधार हमारे पास 6√3 है और ऊंचाई अभी अभी हमने 3 कैलकुलेट किया तो इंटू में 3 रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपके पास यहाँ पर इसमें देखिए 1/2 इसमें भी होता है गुणा में, यहाँ पर ये 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1/2 से 1/2 आपका यहाँ पर कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 6√3 से 6√3 ये कट गया और यहाँ पर साइन अल्फा बराबर जो है ये इधर की साइड 3 है और ये 6 इधर बट्टे में आ जाएगा, यानी कि 3/6 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए साइन अल्फा बराबर 1/2, ये 30 डिग्री पर हमारे पास साइन का मान होता है 1/2, ठीक है। तो अल्फा का मान हमारे पास कितना मिल गया, 30 डिग्री मिल गया। अब अल्फा का मान जैसे हमारे पास 30 डिग्री मिल गया तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इस पूरे ट्रायंगल के अंदर
अगर हम यहाँ पर तीनों कोणों का योग करें, यानी कि 2 तो अल्फा हो गया प्लस थीटा हो गया बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। अल्फा का मान हमारे पास 30 डिग्री है, तो 30 इंटू में 2 क्या 60, यानी कि 60 इधर माइनस किया तो 120 डिग्री हमारे पास थीटा का मान आ चुका है। तो इस जीवा द्वारा जो है केंद्र पर बनाया गया कोण, ये थीटा का मान ही आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना था, ठीक है। और इसका मान हमने कैलकुलेट किया कितना, 120 डिग्री। अब इसमें देखिए प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के 5 घनाकार ब्लॉकों को सिरे से सिरा मिलाकर एक पंक्ति में जोड़ा गया है। अब इस प्रकार प्राप्त ठोस की पृष्ठ को 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने का वे जो है कितना होगा, ये रुपए में ज्ञात करना है। अब देखिए आप डायग्राम दिमाग में सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर देखिए आपको डायग्राम बनाना नहीं पड़ेगा, अन्यथा आपको यहाँ पर देखिए मैं समझाने के लिए डायग्राम जो है यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने डायग्राम बना दिया। इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पर ये आपके पास जो है 10 सेंटीमीटर इनका जो है घन का किनारा बताया गया है, ठीक है। तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, और ये भी 10 और ये भी 10। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल देखिए, यहाँ पर इन सभी को अगर इस तरह से रखा जाता है तो अंदर वाली पृष्ठ पर तो यहाँ पर देखिए पेंट होगा नहीं। तो यहाँ पर ये जो आपके पास पूरा एक जो बना एक तरीके से घना बन चुका है। इसमें देखिए इसकी लंबाई यहाँ पर 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, और यहाँ पर देखिए इसकी चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो यहाँ पर सेम ही रहेगी, 10-10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें कोई बदलाव यहाँ पर नहीं होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए जब आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, भाई लंबाई आपके पास यहाँ पर 50 है, चौड़ाई आपके पास 10 है, ऊंचाई आपके पास 10 है। तो जब आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तो करते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर आपको जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपके पास है, तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि पेंट जो होना है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर होगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है LB प्लस का BH प्लस का HL, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको सभी को पता होगा। इसमें कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर L इंटू में B कराएंगे तो ये 500 हो गया। ये हमारे पास 10 इंटू में 10 यानी कि 100 हो गया, और फिर यहाँ पर 10 इंटू में 50 यानी कि ये भी 500 हो। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो है हमारे पास 1100 बनेगा, इंटू में 2 करेंगे यानी कि 2200 हमारे पास टोटल ये सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है। अब बोला गया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को जो पेंट करने में खर्चा आता है वो 10 पैसे का आता है। तो यहाँ पर 2200 इंटू में आप 10 करेंगे यानी कि टोटल इतने का खर्चा आएगा, बट आपको रुपए में कैलकुलेट करके बताना है। अब यहाँ पर आपको पता है 100 पैसे से 1 रुपया बनता है, तो आप इसमें 100 का डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर जो है 220 रुपये जो है ये आपके प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।